नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा देंगे, तो यहाँ पर उत्तराखंड के बच्चों के लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक है खाद्य पदार्थों में मिलावट। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों या भोज्य पदार्थों में जो मिलावट होती है उससे वही ये टॉपिक आपको दिख ही रहा है बोर्ड पे है। और ये सभी के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम यूपी, टीजीटी, पीजीटी से लेकर आप होम साइंस का कहीं भी किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम देंगे, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर ही मिलेगा। ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। ज़्यादा बात आप जानते हो मैं करती नहीं हूँ, कभी कभी ही करती हूँ। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ, और इसी बात पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर शायद मुझे कहना ना पड़े, आप खुद कर देंगे। क्वेश्चन 1 है, भोज्य पदार्थों में मिलावट का उद्देश्य हो सकता है। ए है लाभ की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से, बी है वस्तु का भार अधिक करने के उद्देश्य से, सी है वस्तु की कमी को दूर करने के उद्देश्य से मिलावट, डी है उपयुक्त सभी। देखो, भोज्य पदार्थों में मिलावट जो होती है उनके ये सारे ही उद्देश्य होते हैं। हम लाभ की मात्रा बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। जैसे 1 लीटर दूध है तो उसमें कम से कम, कुछ लोग तो पूरा 1 लीटर मिला देते हैं, लेकिन नहीं तो आधा लीटर तो दूध ये लोग मिला ही देते हैं, तभी आधा लीटर का एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला नहीं मिला। तो ये मात्रा बढ़ाने के लिए, ठीक है भाई, 1 लीटर से 1.5 लीटर दूध हो गया पानी डालने से। अब उसमें क्या है, आपको वस्तु का भार अधिक हो जाएगा तो भाई पैसे भी अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो भार बढ़ाने के उद्देश्य से भाई 1 लीटर से दूध 1.5 लीटर हो गया पानी पड़ने से। वस्तु की कमी को दूर करने के उद्देश्य से मिलावट, बिल्कुल। मान लो दूध जो है, लोगों ने गाय भैंस से तो आजकल पालनी बहुत कम कर ही रही हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो क्या होता है, दूध की जब आपूर्ति नहीं हो पाती और मांग होती, भाई हर घर में बच्चे पीने वाले हैं, चाय है, लस्सी है, दुनिया भर की चीज़ें दूध से लोग बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो मांग ज़्यादा है ना, तो उस कमी को दूर करने के लिए लोग क्या करेंगे, पानी की मिलावट शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत कम से कम पानी अगर शुद्ध मिला दिया तो कम से कम नुकसान तो नहीं देगा, अगर पानी ख़राब नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी उसकी हो सकता है क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ जाए, लेकिन मान लो और कोई चीज़ मिला देते हैं ये लोग, वो चीज़ें तो और नुकसान दे जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कम से कम मिलावट भी अगर कर रहे हो तो ये सोच के करनी चाहिए कि किसी को नुकसान ना हो। अभी तरबूज में देखा, कलर लाल करने के लिए तरबूज में जो केमिकल इंजेक्शन लगाया गया उससे कितने लोगों की मौत हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना। पैसा कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। फिलहाल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें तो बस चीज़ें समझनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भोज्य पदार्थों में मिलावट अधिनियम किस वर्ष पारित किया। ए है 1954 में, बी है 1955 में, सी है 1956 में, और डी है 1957 में। तो हम बात अगर करते हैं 1954 की, तो यही आंसर होगा। 1954 में हमारा क्या हुआ, भोज्य पदार्थ में मिलावट अधिनियम पारित जरूर हुआ, लेकिन जब भी आपसे बात होगी लागू करने की, तो ये लागू कब होता है, 1955 में होता है। और वो डेट क्या होती है पूछी जाए तो, तारीख की अगर हम बात करें तो तारीख क्या होगी, किसी को पता है, एक बार डाल करो कमेंट में। तो तारीख वो होगी 1 जून। ठीक है, 1 जून 1955 में ये हमारे देश में, हमारे राज्यों में लागू हुआ, और 1954 में ये क्या था, सबने एक्सेप्ट किया, मतलब पारित हुआ। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल ये ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोज्य पदार्थों में मिलावट अधिनियम में समय समय पर संशोधन का कार्य भी किया जाता है। जो डैश करता है, मतलब इनमें से ऐसा कौन है जो भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए संशोधन भी करता है। मान लो कोई आयोग कई साल पहले आया, ठीक है, अब उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है, समय की डिमांड थी भैया कि संशोधन करना है, तो इसमें से कौन ऐसा है जो करेगा, क्या आईसीडीएस करेगा। भैया आप लोग समझ गए होंगे आईसीडीएस कौन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है ये, है ना। तो आईसीडीएस तो होगा नहीं, सीसीपीएस या पीएफए, और डी है निम्न में से कोई नहीं। तो पीएफए तो आप जानते हो क्या है भाई, पीएफए किसको कहते हैं, पीएफए तो भाई ये खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। ठीक है, मतलब इसके मतलब इस एक्ट के अंतर्गत आप भोज्य पदार्थों में मिलावट नहीं कर सकते, वही तो है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ही तो है ये। ठीक है, तो बात करेंगे हम किसकी यहाँ पर, सीसीपीएस। ठीक है, सीसीपीएस जो होगा यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सीसीपी। जो सीसीपीएस है, ये इसे कह सकते हैं खाद्य स्तर की ये एक केंद्रीय समिति है। क्या है ये, खाद्य स्तर की एक, खाद्य स्तर की क्या है ये पूछी जाए तो एक केंद्रीय समिति है, खाद्य स्तर की एक केंद्रीय समिति है ये। ठीक है, केंद्रीय समिति है, ध्यान रखिए, केंद्रीय समिति उसे कहते हैं जो पूरे सेंट्रल में होती है। ठीक है, जैसे कि आप पीएम क्या है, पीएम पूरे सेंट्रल में आते, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो। ठीक है, तो इस तरीके की समितियां होती हैं जिस पर क्या होते हैं, राज्य और केंद्र दोनों मतलब संबंधित सूची के कुछ विषय होते हैं जिन पे राज्य और केंद्र दोनों क्या कर सकते हैं,
कानून बना सकते हैं। उस तरीके की समिति है खाद्य स्तर की केंद्रीय समिति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो क्या करती है, समय समय पर संशोधन का कार्य भी किया करती है। ठीक है, अब आपसे 2 डेट और पूछी जाती हैं, इनको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। सबसे पहला जो संशोधन होता है वो 1968 में होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पहला संशोधन भोज्य पदार्थ मिलावट जो अधिनियम है उसमें प्रथम संशोधन आपका कब होता है, तो वो होता है 1968 में। और आपसे सेकंड पूछा जाए तो 1973 में होता है। ठीक है, 1973 में। ओके, 1973 में कौन सा सेकंड वाला आपका संशोधन होता है। तो ये डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपसे पूछने के लिए, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है क्योंकि ये सारी ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, हम एक अच्छे ऑथर को पढ़ रहे हैं तो आप आराम से एक प्रश्न नोट करके रखिएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट के निरीक्षण हेतु निम्नलिखित व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। ए है खाद्य निरीक्षक की, बी है खाद्य संरक्षक की, सी है खाद्य मंत्री की, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जब हम खाद्य पदार्थों में बात करेंगे किसकी, निरीक्षण के लिए, तो निरीक्षण से ही आपको समझ में आना चाहिए कि खाद्य निरीक्षक की हम यहाँ पर नियुक्ति करेंगे, जिसे हम फूड इंस्पेक्टर भी कहते हैं, फूड इंस्पेक्टर। ठीक है, ओके, फूड इंस्पेक्टर भी हम इसको कहते हैं। इसकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। ये करता क्या है, ये बड़े पैमाने पर नमूनों को एकत्र करने का कार्य करता है। किसके नमूने, भाई आपने बताया कि हाँ यहाँ पर मतलब कहीं से शिकायत पहुँची कि इस शॉप में कुछ चीज़ें पुरानी हैं, ठीक है, या सही नहीं है, जैसे बॉर्नवीटा के विषय में आप अक्सर सुनते हो, मैगी के विषय में आपने सुना होगा, तो कहीं ना कहीं से इन्हें कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलती है। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर सैंपल लेते हैं बहुत सारी शॉप्स में जाकर। तो ये बड़े लेवल पे सैंपल लेते हैं, कई जगह से नमूने उठाते हैं, ये नहीं कि 1-2 जगह से ले लिए बात खत्म। ठीक है, तो नमूने लेते हैं, एकत्र करते हैं, फिर उन्हें क्या करते हैं, प्रयोगशाला में भेजते हैं। भाई कभी कभी क्रम भी पूछा जा सकता है कि भाई क्या क्या करता है, पहले नमूने लेगा, फिर वो प्रयोगशाला में भेजेगा, फिर प्रयोगशाला में क्या होगा, मिलावट की जाँच की जाएगी। ठीक है, जाँच की जाएगी। अब जांच के बाद क्या होगा, जब साबित अगर हो जाता है कि ये गुनाह है, मतलब सच में ये इस चीज़ में ऐसी मिलावट है, अगर गुनाह सिद्ध हो जाता है तब सज़ा में क्या दिया जाता है, ये भी नोट कर लेना, पूछा जाता है। सज़ा में तब क्या दोगे आप, 1000 रुपये कम से कम। ठीक है, कम से कम, मतलब जैसा गुनाह है, मान लो किसी की जान मान की हानि हुई है तब तो और ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ये शुरुआत है, 1000 रुपया से लेकर जुर्माना, और 6 माह से लेकर, भाई जैसी कंडीशन होगा वैसा जुर्माना जाएगा, लाखों में भी जाता है जुर्माना, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर समझाने को है खाली। 6 माह से लेकर 6 साल तक का, हालांकि बुक का लिखा हुआ है, मैं अब समझाने को अपना कुछ नहीं बता रही हूँ, ये आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। 6 माह से 6 साल तक की कारावास, कारावास मतलब जेल। ठीक है, तो याद रखिएगा, कम से कम 1000 रुपये जुर्माना, और वो कंडीशन अगर बड़ी है तो फिर तो आप समझ जाओ कितना जुर्माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोज्य पदार्थों में मिलावट से तात्पर्य है। ए है वस्तु के रंग, रूप, गंध और मौलिक आकार में परिवर्तन करना, बी है वस्तु के सार तत्व की उपस्थिति, सी है खाद्य पदार्थ में विषैले तत्व की अनुपस्थिति, डी है उपर्युक्त सभी। भाई क्वेश्चन का पढ़ लेना अच्छे से, क्या पूछा गया है। ठीक है, भोज्य पदार्थों में मिलावट से तात्पर्य क्या है, देखो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, वस्तु के सार तत्व की उपस्थिति। वस्तु में अगर सारे तत्व उपस्थित है तब समझो मिलावट कोई है ही नहीं। ठीक है, सार तत्व जैसे लौंग है, सार तत्व किसका निकाला जाता है, लौंग का, इलायची का, इनका सार तत्व निकाला जाता है, मतलब इसकी जो महक है, जो खुशबू है, या इसमें जो ऑयल है वो निकाल लेना, वही कहलाता है सार तत्व। ठीक है, कि उसकी कुछ क्वालिटी को आपने कम कर दिया या बिल्कुल उसकी सारी क्वालिटी निकाल ली। लौंगे आपको मरी हुई सी दिखेंगी, बिल्कुल सूखी हुई सी दिखेंगी, वो मतलब फूली फूली नहीं दिखेंगी। वैसे इलायची आपको बहुत सूखी सी दिखेगी अगर उसका सार तत्व निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो सार तत्व की उपस्थिति, इसका मतलब इसमें तो मिलावट है ही नहीं, तो ये तात्पर्य हो ही नहीं सकता मिलावट का। खाद्य पदार्थ में विषैले तत्व की अनुपस्थिति, अब विषैले तत्व मान लो किसी में, मैंने बताया जैसे सरसों के तेल में आर्गीमोन का तेल मिला दिया जाता है, ठीक है, या फिर अरहर की दाल में खेसारी की दाल मिला दी जाती है, तो वो हो गए विषैले तत्व। एक तरीके से जब हमें नुकसान दे रहे हैं तो अनुपस्थिति ही हो रही है ना, तो उपस्थिति तो है नहीं, तो ये भी चीज़ नहीं होगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है ना आपके पास शेष, वस्तु के रंग, रूप, गंध और मौलिक आकार में परिवर्तन, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों में मिलावट से तात्पर्य कौन सा होगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, एक बात सभी लोग से निवेदन है मेरा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 है, भोज्य पदार्थ में मिलावट का कारण हो सकता है। ए है जानबूझकर की गई मिलावट, बी है अनायास हो जाने वाली मिलावट, सी है ए व बी दोनों, डी है ए। देखो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि जो यूट्यूब है ना, वो अगर उस पर अगर मैं
सर्वाइव कर सकती हैं तो उसका रीज़न सिर्फ हमारी मेहनत भी मायने नहीं रखती है, वो सिर्फ आप लोग हो। आप लोग जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मेरी संभावना है कि मैं यहाँ पर जीवित रह पाऊँगी। नहीं तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर व्यूज़ नहीं हो, लाइक नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं हो, बिल्कुल हमारी मेहनत पानी पानी होती है। ठीक है, तो आप लोग बस अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से। कोई समस्या है हमें ज़रूर बताइए, लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा वो फ्रॉड नहीं कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें आप लोग। ठीक है, ये काम आप लोगों को करना ही चाहिए। भोज्य पदार्थ में मिलावट का कारण हो सकता है जानबूझकर की गई मिलावट, अनायास हो जाने वाली मिलावट। सी है ए बा बी दोनों, डी है केवल ए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए बा बी दोनों ही, जानबूझ के भी मिलावट हो सकती है और अनायास भी हो सकती है। जानबूझ के वही है दूध में पानी मिला देना, दालों में कंकड़ पत्थर मिला देना, ये जानबूझ के की जाती है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, घुन लग जाते हैं, ठीक है, जीवाणु कीटाणु पैदा हो जाते हैं विष, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या अनायास हो जाती हैं, जानबूझ के नहीं की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 7, शक्कर का वजन व मात्रा बढ़ाने के लिए मिलावट की जाती है। ए है सैकरीन की, बी है साइक्लेयर की, या सी है ए बा बी दोनों, डी है केवल ए। अब आपने सभी ने सैकरीन को तो पढ़ रखा होगा। इस समय हम लोग खूब अच्छे से बाहर जाते हैं और ठंडा ठंडा लस्सी पीते हैं, मैंगो शेक पीते हैं, इन सब में क्या होता है, सैकरीन पड़ी होती है। ठीक है, तो ये सैकरीन का कोई ऐसा मतलब नुकसान तत्व तो नहीं है, लेकिन आपको शुगर दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। ठीक है, हालांकि हद से ज़्यादा जो सैकरीन होती है, सैकरीन को भी कहते हैं डॉक्टर की बिना परमिशन के नहीं रिकमेंड की जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये नुकसानदायक हो सकती है। तो यहाँ पर जो है सैकरीन और साइक्लियर ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, साइक्लियर भी होता है और शायद सैकरीन को ही साइक्लियर कहते हैं, ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि ऐसा क्लियर कुछ नहीं दिया है बुक में, लेकिन सैकरीन और साइक्लियर ये दोनों ही शक्कर की वजन मात्रा बढ़ाने के लिए मिलावट की जाती है, इसकी कोडिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है चांदी के वक्र के वर्क होता है ना, चांदी का वर्क के स्थान पर एल्यूमिनियम के सस्ते वर्क का प्रयोग क्या समस्या पैदा करता है। ए है पाचन संस्थान को प्रभावित करता है, बी है उत्सर्जन संस्थान को प्रभावित करता है, सी है स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, डी है उपर्युक्त सभी। अब ये समझ बेस्ड क्वेश्चन है भाई। पाचन संस्थान और उत्सर्जन संस्थान तो प्रभावित होता है जब हम चांदी के वर्क की जगह पर एल्यूमिनियम का वर्क इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग शायद कुछ लोग जो है काम धंधे करते हैं वो उन्हें तो पता होता है चांदी का वर्क क्या होता है, लेकिन कुछ लोग किचन में कभी गए ही नहीं होते, उन्हें नहीं पता है। होता है जो हम लोग मिठाइयाँ बनाते हैं ना, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, बर्फ़ी वगैरह आप जानते हो, उसमें एक लेयर सी दिखती है सिल्वर की तरह, उसी को हम चांदी का वर्क कहते हैं। हालांकि बहुत से लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा भाई। पाचन प्रभावित है, उत्सर्जन प्रभावित है, स्वास्थ्य तो प्रभावित है, ये होगा ही होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ हमारा बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हमारा ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है यदि अम्लीय गंधक युक्त डिब्बे बंद भोजन पदार्थ खुले छोड़ दिए जाएं। ठीक है, यदि अम्लीय कोई पदार्थ है या गंधक युक्त कोई पदार्थ है और बंद डब्बे में कोई भोज्य पदार्थ खुला छोड़ दिया, मतलब डब्बा बंद कोई भोज्य पदार्थ है, आता है कि भाई इसे पैक करके रखना है, लेकिन आपने उसे खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा। क्या पाचन संस्थान प्रभावित होगा, बी है उत्सर्जन तंत्र प्रभावित होगा, सी है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, या फिर यहाँ पर डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर अगर अम्लीय और गंधक युक्त या डिब्बे बंद भोज्य पदार्थों को खुला छोड़ देते हो तो पाचन संबंधी संस्थान आपका प्रभावित होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर ए ही ऑप्शन सही बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है सरसों के तेल में आर्मीगोनी या जिसे आर्जीमोन भी कहा जाता है, दोनों ही दिया हुआ है। कहीं कहीं आर्जीमोन लिखा है, कहीं आर्मीगोनी लिखा है। इस बुक में आर्जीमोन के बीज या तेल मिलाने से कौन सा रोग होता है। चाहे आपने क्या किया, सरसों के बीज थे उसमें बीज मिला दिया आर्जीमोन के, या सरसों का तेल था उसमें आर्जीमोन का तेल मिला दिया। आप बीज भी मिलाकर तेल बना सकते हो तो भी मिलावट मानी जाएगी, आप तेल में तेल मिला रहे हो तो भी मिलावट मानी जाएगी। तो समस्या क्या होती है, क्या एपिडोमिक ड्रॉप्सी हो जाता है, लैथरिज्म हो जाता है, मांसपेशियों में कड़ापन हो जाता है, या डी है उपर्युक्त सभी। तो जब भी हम आर्मीगोनी की मिलावट करते हैं तो आर्मीगोनी की मिलावट से क्या हो जाता है, एपिडोमिक ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। ठीक है, आर्मीगोनी की मिलावट से क्या होता है, एपिडोमिक ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, आपका हार्ट प्रभावित होता है, हृदय प्रभावित होता है। ठीक है, जो एपिडेमिक ड्रॉप्सी रोग है उसमें हृदय प्रभावित होता है। ठीक है, लैथरिज्म आपने पढ़ा है, लैथरिज्म को कहते हैं पैरों का लकवा। ये कैसे होता है, खेसारी दाल। ठीक है, खेसारी दाल। ठीक है, पैरों का लकवा कहते हैं
किसको, लेथेरिज्म को। तो ये होती है खेसारी दाल खाने से, या खेसारी दाल को अरहर की दाल में, चने की दाल में मिलाने से। मांसपेशियों में कड़ापन भी हो जाता है। कब होता है मांसपेशियों में कड़ापन? जब लेड ऑक्साइड धातु की मिलावट की जाए। ठीक है, लेड ऑक्साइड जो धातु होती है, लेड ऑक्साइड धातु की अगर मिलावट की जाती है किसी भी पदार्थ में, ऑक्साइड धातु की, तो क्या हो जाता है, तब हमारे पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं वो कड़ी हो जाती हैं। ठीक है, मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं। बहुत एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको संभाल के रखना है, नहीं तो सिलेक्शन कहीं भी चला जाएगा, बस आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, भोज्य पदार्थों में निश्चित रंगों का प्रयोग बढ़ावा देता है। भोज्य पदार्थों में निश्चित रंगों का प्रयोग बढ़ावा देता है कैंसर को। हाँ, निश्चित नहीं होगा, निषेध रंग होगा। यही मैं सोच रही हूँ निश्चित का क्या मतलब हुआ, निषेध रंग। ठीक है, निषेध कर रखा है, मान लो गवर्नमेंट ने, सरकार ने कुछ रंग निषेध कर रखे हैं, लेकिन लोग मिलाने वाले मिलाते हैं उन्हें। ठीक है, कलर अच्छा करने के लिए, रंग को अच्छा करने के लिए, रूप सुंदर बनाने के लिए। तो भोज्य पदार्थों में अगर निषेध रंगों का प्रयोग किया जाए तो क्या कैंसर हो सकता है, लकवा हो सकता है, टीबी हो सकती है, और सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, कैंसर। जब भी आप ऐसे रंगों का प्रयोग फूड में करते हो जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो वो कैंसर के कॉज बन जाता है, मतलब रीजन बन जाता है कि कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ISI चिन्ह के विषय में असत्य कथन पहचाने। यह 1953 में आया। बी है गुणवत्ता प्रमाणीकरण। सी है वस्तु का निरीक्षण उत्पादन के समय ही। डी उपरोक्त सभी। सॉरी, 1953 जो है आंसर गलत होगा, क्योंकि 1952 है इसका। ISI जो है 1952 में ये प्रमाण आया। ठीक है, किसके लिए आया, गुणवत्ता का ये प्रमाणीकरण देता है। वस्तु का निरीक्षण उत्पादन के समय ही ये करता है। कोई भी चीज़ जब उत्पादित हो रही है उसी समय ये निरीक्षण के लिए जाती संस्था और निरीक्षण करती है कि खाद्य जो भी पदार्थ है वो सही है या नहीं है। ठीक है, ISI की बात कर रहे हैं, मुंह से निकल गया खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ बनती है उसी समय, जैसे स्कूटी वगैरह है उस पर ISI लगाया जाता है। क्या हो गया एक साथ, गोल्ड वगैरह पे आप जानते हो हॉलमार्क की चीज़ों पर ISI का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। खांसी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि आपसे असत्य पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन असत्य है। ठीक है, सॉरी सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ बार बार दिक्कत होने के लिए। थोड़ा सा वीडियो आप स्किप कर दिया करो जब ऐसी कोई समस्या हो जाया करे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एगमार्क चिन्ह किसी वस्तु को देने से पहले वस्तु की जांच की जाती है। कोई जब एगमार्क चिन्ह लगाया जाता है तो क्या जांच की जाती है, भौतिक गुणों की, रासायनिक गुणों की, नाप तोल की, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जब आपको एगमार्क चिन्ह दिया जाता है तो यहाँ पर भौतिक गुणों को जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली मार्क होता है। ओके, कि कोई भी चीज़ है वो पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, दूसरा रासायनिक गुण भी देखे जाते हैं उसके। ओके, कि कोई भी मतलब ऐसा हानिकारक तत्व नहीं है। ऊपर से उसकी नापतोल भी देखी जाती है कि सही नापतोल है या नहीं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा एगमार्क चिन्ह के विषय में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, हल्दी पाउडर में मिलावट की जांच के लिए जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो उसका रंग डैश हो जाए, तब कहेंगे ये मिलावटी है। हल्दी पाउडर में मिलावट की जांच करनी है तो क्या डाला जाता है, एक तो ये याद रखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है। ठीक है, हल्दी पाउडर में जब मिलावट होती है तो उसकी जांच के लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए। ठीक है, और उसका रंग कैसा हो जाएगा ये आपको बताना है। अगर मतलब हल्दी में मिलावट है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा। ठीक है, लाल, नीला, बैंगनी या काला। तो अगर ये साबित हो जाए कि बैंगनी मतलब हल्दी का रंग, हल्दी में मिलावट है तो वो बैंगनी हो जाएगी। ठीक है, अगर हल्दी में सच में मिलावट होगी तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ओके, अब आप एक बार इस प्रोसेस को सुन लो। जब क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। जब हल्दी में मिलावट की जांच करनी होती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद कैसा बैंगनी रंग का हो जाता है। स्टोरी की तरह सुनना, समझ में आ जाएगा। बैंगनी रंग का हो जाएगा। अब क्या करोगे, आप इसमें डालोगे क्या, पानी। ठीक है, पानी डालोगे। जब आप इसमें पानी डालते हो, पानी डालने पर भी अगर बैंगनी ही रहे, पानी डालने पर भी यदि बैंगनी रहे,
तब आप कहोगे इसमें मिलावट है। नहीं तो अगर ये रंग उड़ जाता है पानी डालने के बाद, इसका मतलब उसमें मिलावट नहीं है। ठीक है, तो बैगनी रंग तो ज़रूर होगा, लेकिन आपको जब बैगनी हो जाए हल्दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तब आपको पानी डालना है। ठीक है, अब पानी डालने पर भी वो बैगनी ही बना रहे, तब तो मिलावट है। और अगर उड़ जाए बैगनी रंग, ठीक है, तो समझो मिलावट नहीं है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि हींग में मिलावट है तो वह पानी में आसानी से घुल जाएगी। बी है रंग दूधिया हो जाएगा। सी है रॉल मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। डी है उपर्युक्त सभी। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत हो गया एक, तो इस ऑप्शन को आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि ये जो शुद्ध हींग होती है उसका रंग दूधिया होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, तो कोई बात नहीं, आपको बस हींग की क्वालिटी पता चल जानी चाहिए। अगर जो शुद्ध हींग होती है वह पानी में आसानी से घुलती नहीं है। ठीक है, तो मिलावट वाली है तो वो आसानी से घुल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि रॉल मिट्टी तो होती नहीं है हींग में, तो वो क्या है, पानी में घोलोगी घुल जाएगी, नीचे कुछ बैठेगा नहीं। ओके, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं रॉल मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, लेकिन ये कब होगा, जब हींग में मिलावट है तो होगा। तो ए और सी तो सही है। ठीक है, सी सही है। ओके, अगर यदि हींग में मिलावट है, डी में कर दे रही ए व सी। ठीक है, तो ऐसे कर लो, यदि हींग में मिलावट है तो वह पानी में आसानी से घुल जाएगी, और सी है रॉल मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, ए व सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, घी तथा मक्खन की मिलावट की जांच के लिए उसमें मिलाया जाता है हाइड्रोक्लोराइड एसिड, बी है सल्फ्यूरिक एसिड, सी है पोटेशियम परमैंगनेट, डी है उपर्युक्त सभी। तो घी तथा मक्खन की अगर मिलावट की जांच करनी है तो इसमें मिलाया जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्लोराइड एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड का यहाँ पर मिलावट की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यदि तेल में आर्गीमोनी की मिलावट है, उसकी जांच के लिए डालना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पे डी है निम्न में से सभी। तो जब तेल में अगर आर्गीमोनी की मिलावट है, बात हो रही है किसकी, आर्गीमोनी, क्योंकि तेल कई तरीके के होते हैं आप जानते हो, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं किसके, आर्गीमोनी की मिलावट की बात कर रहे हैं, तब इसमें क्या चीज़ आप डालोगे, तो इसमें डालेंगे आप, सी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रिक अम्ल। क्या डालोगे, नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर आप डालेंगे। ओके, और बात करें अगर जब हल्दी में मिलावट होती है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, और तब हम जांच करते हैं हल्दी में मेटेनिल येलो तो नहीं मिला हुआ है। जब मेटेनिल येलो मिलाया जाता है ना हल्दी में, तो हम इसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, तब हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, उससे जांच करते हैं। ठीक है, और बात करेंगे हम किसकी, बचा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, इसका तो मैंने शायद आपको बता दिया। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की जांच किसके लिए की जाती है, वो की जाती है आपकी घी तथा मक्खन। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं होगा ये, 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिलान कीजिए एवं चुनिए, सूची 1 को 2 से मिलाना है। केसर, मिठाई, कॉफ़ी पाउडर और अरहर चने की दाल, इनमें किसकी मिलावट की जाती है, ये बताना है आपको। तो केसर में किसकी मिलावट की जाएगी भैया, रेशे की जाती है भाई। रेशे मिलाए जाते हैं ना केसर में, किस चीज़ के रेशे होते हैं, पटसन के रेशे, पटसन के जो रेशे होते हैं, ये रंगे हुए रेशे होते हैं, हींग की तरह होते हैं, और वो केसर की तरह होते हैं, उनमें मिला दिया जाता है। जो मिठाई होती है आप उस पर जानते हो क्या मिलाते हैं, माड़ व बासी रोटी को मिलाते हैं, जो मिठाइयाँ होती। कॉफ़ी पाउडर में चिकोरी और इमली के बीज को भून कर मिलाते हैं पीस के। और अरहर की दाल में क्या होता है, खेसारी दाल, इसको केसर दाल भी कई जगह बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, केसर दाल, खेसारी दाल, केसर दाल, केसारी दाल, आपको जो भी लिखा मिले वही आंसर सही होगा। तो पहले का चौथा हो जाएगा, ठीक है, 2 में दिया है, और दूसरे का पहला तो आपका ए में दिया है। ठीक है, पहले का चौथा, केसर में रेशे मिलाए जाते हैं, मिठाई में माड़ व बासी रोटी मिलाई जाती है, कॉफ़ी पाउडर में चिकोरी व इमली के बीज मिलाए जाते हैं, और अरहर व चने की दाल में केसारी दाल मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, मिलान करना है, हल्दी व बेसन दिया है, शक्कर दिया है, शुद्ध घी दिया है, शहद दिया है, और दूसरी तरफ वनस्पति घी, लेड क्रोमेट, सफ़ेद बालू और गुड़ दिया है। अब इनको मिलाना है। हल्दी व बेसन में आपको क्या, अभी कल परसों की क्लास में भी बात हुई है, क्या मिलाया जाता है, लेड क्रोमेट को मिलाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे शक्कर में क्या मिलाते हैं ये लोग, शक्कर में सफ़ेद बालू मिलाई जाती है। शुद्ध घी में क्या मिलाते हैं, वनस्पति घी मिला दिया जाता है, और शहद में गुड़ मिलाया जाता है। तो पहले का दूसरा किसमें, एक ही में दिया है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला, और लास्ट का डी का चौथा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि दूध में मिलावट ना हो तो 1 किलो दूध से पनीर कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर आंसर ये देना है कि अगर
आपके दूध में पानी उनी नहीं मिला है तो कितना पनीर बनेगा 1 किलो दूध में, 1 लीटर दूध में 80 से 100 ग्राम, 150 से 60 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यदि दूध में मिलावट ना हो तो पनीर बनेगा 150 से 60 ग्राम। यहीं पर अगर गाय का दूध है 1 लीटर है तो उससे कितना खोया बनेगा पूछा जाए तो 1 किलो दूध में 1 लीटर दूध में 50 से 60 ग्राम खोया बनेगा। कितने में? गाय के दूध में, मतलब किसमें? गाय के दूध में। गाय का दूध है कितना? 1 लीटर, तो कितना खोया निकलेगा? 50 से 60 ग्राम। यहीं पे बात करेंगे अगर भैंस का दूध है तो 80, भैंस का दूध है यहाँ पर, ठीक है, तो खोया कितना बनेगा? तो बनेगा आपका कितना? 80 से 100 ग्राम। ओके, 1 लीटर मान लो भैंस का दूध है, ठीक है, भैंस के में ज़्यादा मतलब होता है मटेरियल और गाय के में कम होता है। तो 50 से 60 ग्राम गाय के दूध में खोया बनेगा, 80 से 100 ग्राम भैंस के दूध में खोया बनेगा। 150 से 60 ग्राम तक पनीर निकलेगा 1 लीटर दूध में। क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। ए है हैदराबाद में, बी है मैसूर में, सी है तमिलनाडु में, डी है कोयम्बटूर में। तो भाई केंद्रीय खाद्य तकनीकी की स्थापना CFTRI की बात हो रही है, कहाँ की गई? मैसूर में की गई। CFTRI की स्थापना कहाँ की गई? मैसूर में। CFTRI, ठीक है, CFTRI की स्थापना कहाँ? मैसूर में यहाँ पर की गई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है, जो मिलावटी भोज्य पदार्थ होते हैं ना, इनका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। परीक्षण, मिलावट भाई कहाँ चेक करोगे? परीक्षण करना होगा ना, कोई लैब चाहिए ना, वो यहाँ पर है, तभी तो रिपोर्ट आने में बहुत देर लगती है कि भाई समस्या लोचा कहीं हुआ है और जांच होने कितनी दूर जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता का मानक तैयार करने के लिए स्थापना की गई। खाद्य एवं कृषि संगठन की, बी है खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम की, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो भोज्य पदार्थों की अगर गुणवत्ता की हम बात करेंगे तो इसके लिए किसकी स्थापना की गई थी? खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी, जिसे हम कहते हैं FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके लिए? भोज्य पदार्थों में गुणवत्ता। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज याद रखना कि कब बात क्या हो रही है, ठीक है। भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता का मानक तैयार करने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई, जिसे हम FAO कहते हैं, ठीक है, FAO कहते हैं हम इसको, फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके, बढ़ते हैं आगे। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन आप जानते हो 1948 में आया, और खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम भी अभी हमने पढ़ाई था। क्या है खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम? जो भोज्य पदार्थों में मिलावट का विरोधी हो, निषेध करता हो, वो उसी को कहते हैं खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय कोड एलमेंटेनस बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय कोड एलमेंटेनस कमीशन का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था ए है उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, बी है भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि लाना, सी है भोजन व्यापार को बढ़ावा देना, डी है उपयुक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय कोल्ड एलमेंटेनस जो कमीशन था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, जिससे मिलावट नहीं होगी, तो जो भी मतलब अगर भोज्य पदार्थ मिलावट होगा तो प्रभाव निगेटिव पड़ेगा बॉडी पर, तो उस चीज़ को बेहतर करना कि भाई मिलावट नहीं होगा तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, भोजन की गुणवत्ता में क्वालिटी बढ़ेगी और भोजन का व्यापार बढ़ाना, ये उद्देश्य रहे थे किसके? अंतर्राष्ट्रीय कोड एलमेंटेनस कमीशन के। और ये इस कमीशन को लेकर कौन आया? अगर ये बात हो तो बात करेंगे हम किसकी? FAO की, FAO जिसे कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। FAO प्लस कौन? WHO, इन दोनों ने मिलकर किसकी? अंतर्राष्ट्रीय कोड एलमेंटेनस कमीशन का गठन किया। इन दोनों के संयुक्त रूप से ये प्रश्न बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अंतर्राष्ट्रीय कोड एलमेंटेनस कमीशन का गठन किसके सहयोग से हुआ, ठीक है, किसके मतलब एक दूसरे के सहयोग से हुआ, तो यहाँ पर आंसर होगा FAO और WHO, ये ही दोनों लेके आए। और इस कमीशन में ये चीज़ें कही गई कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए, भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि की जाए और भोजन व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही था। क्वेश्चन नंबर 24 है, FPO की स्थापना हुई थी 1955 में, 1946 में, 1961 में, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो FPO की स्थापना की अगर हम बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर की स्थापना की अगर हम बात करें, तो इसकी स्थापना होती है 1946, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1946 में FPO की स्थापना होती है। यहीं पर हम बात करते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, वो आता है 1955 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया? 1955 में आया। वस्तु अधिनियम 1955, अधिनियम 1955 में आया, ठीक है। 1955 और 1961 में क्या हुआ था? सबसे पहले संशोधन हुआ था, ठीक है। सबसे पहले संशोधन 1961 में ही किया गया था भोज्य पदार्थ मिलावट एक्ट में, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कृषि उत्पादों
की ग्रेडिंग का तथा मार्केटिंग अधिनियम कब आया? कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग तथा मार्केटिंग का अधिनियम कब आया? 1937 में, 1952 में, 1954 में, या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1937। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो कृषि उत्पादों में ग्रेडिंग तथा मार्केटिंग अधिनियम आया था वो 1937 में आया था। इसमें क्या होता था, कुछ श्रेणियां बना दी गई। जो विशिष्ट श्रेणी होती थी उन्हें ग्रेड 1 दिया जाता था, ग्रेड 1 दिया जाता था। जो विशिष्ट श्रेणी के भोज्य पदार्थ बनाता था उसे ग्रेड 1, ठीक है। और जो उत्तम श्रेणी का था उसे ग्रेड 2 दिया जाता था, और जो अच्छी श्रेणी थी उसे ग्रेड 3 दिया जाता था, और जो मतलब साधारण श्रेणी थी उसमें क्या था, ग्रेड 4 दिया जाता था। तो इसमें ये 4 ग्रेड दिए जाते थे। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और सभी को मतलब आपको अगर अच्छी लगती है तो भाई सभी को, अपने जो भी जानने वाले उन्हें ज़रूर, पढ़ने वाले हैं उन्हें सब शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब को भी ज़रूर बोलिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।